अच्छा, हम यहाँ पर देखिए, मैं ये कह रहा था कि हम सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे रिसोर्स शेयरिंग का। ठीक है, थ्रेड्स कैन इजीली शेयर रिसोर्सेज। होता क्या है, मैंने आपको जो बताया, थ्रेड्स अपना कोई उनका अपना कोई एड्रेस स्पेस नहीं होता, बल्कि वो प्रोसेस का जो प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस P1 है, इसी प्रोसेस का एड्रेस स्पेस यूज करते हैं। अपना ये अपना से इनका अलग से कोई रैम के अंदर एड्रेस स्पेस क्रिएट नहीं होता थ्रेड्स का। ठीक है, थ्रेड्स का अपना कोई एड्रेस स्पेस नहीं होता, बल्कि वो प्रोसेस का ही एड्रेस स्पेस यूज करते हैं और प्रोसेस का ही डेटा यूज करते हैं। डेटा का मतलब क्या है, जैसे ये प्रोसेस का डेटा यहाँ रखा हुआ है, डेटा का मतलब क्या है, कोई भी डेटा होगा, वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो थ्रेड्स इन्हीं वेरिएबल्स को यूज करते हैं जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। तो थ्रेड जो है उन्हीं ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो T1 को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है T2 के साथ। ठीक है, और तो वो आराम से कर सकता है। कैसे? वो जो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ बनाया हुआ होगा, किसी नाम से वेरिएबल बना होगा, तो ये T1 यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर लेगा यहाँ से, T2 भी यहीं से शेयर कर लेगा। तो इस वेरिएबल के अंदर डेटा के पार्ट से वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर लेंगे। तो प्रोसेस जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो कैसे करते हैं, वो मैंने दो तरीके जो आपको पहले बताए थे। प्रोसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज जो है जो फर्स्ट वन जो था वो क्या था कि वो मैसेज पासिंग के जरिए कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को मैसेज पास करें, या फिर वो जो है वो शेयर शेयर एरिया को शेयर कर लें आपस में। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी के जरिए प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं शेयर्ड मेमोरी के जरिए भी या मैसेज पासिंग के जरिए भी। लेकिन जो थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो यूजर डेटा के जो प्रोसेस का जो डेटा है, उसी डेटा को जो है वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, क्योंकि सब एक ही एरिया को यूज कर रहे होते हैं। तो इसी डेटा को सब आपस में शेयर कर सकते, इसी डेटा के जरिए ये सारे थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। इनको कोई अलग से जो है मैकेनिज्म नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से रिसोर्स शेयरिंग जो है वो ज़्यादा तेजी के साथ होती है, क्योंकि थ्रेड जो है वो एक ही डेटा को यूज कर रहे होते हैं। तो रिसोर्स शेयरिंग जो है वो ज़्यादा फास्टर होती है थ्रेड्स के अंदर बामुकाबला प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन वो स्लोअर होती है, क्योंकि जाहिर है वो या तो मैसेज पासिंग के जरिए होगी या मेमोरी शेयरिंग के जरिए होगी, जो दोनों मेथड जो है वो स्लो डाउन कर देते हैं। तो ये मेथड जो है वो फास्टर होगा, क्योंकि एक ही डेटा को यूज कर रहे हैं। तो थ्रेड्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर फास्टर देन प्रोसेसेस कम्युनिकेशन। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमी, क्रिएटिंग अ थ्रेड इज फास्ट। थ्रेड्स को क्रिएट करना वो फास्टर है। क्यों फास्ट है? क्योंकि थ्रेड्स को मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, थ्रेड्स क्रिएट करते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, जिस प्रोग्राम के अंदर आप थ्रेड क्रिएट कर रहे हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, जैसे यूज थ्रेडिंग की जो लाइब्रेरी थी सिस्टम डॉट थ्रेडिंग के नाम से, जो C# में लाइब्रेरी है, जावा के अंदर अलग नाम से। तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो, थ्रेड वो उस लाइब्रेरी के जरिए क्रिएट किया जाता है। तो थ्रेड की क्रिएशन के अंदर कर्नल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो इस वजह से थ्रेड जो है वो फास्टर क्रिएट होता है, लाइब्रेरी क्रिएट करती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अमंग थ्रेड्स में भी फास्ट है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी थ्रेड्स के दरमियान फास्टर होती है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि इनके दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होगी, उनके TCP के जरिए, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक के जरिए। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे कहते हैं कि एक थ्रेड का टाइम खत्म हो गया, अब थ्रेड का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो उसके TCP से इंफॉर्मेशन, उसके थ्रेड 1 की इंफॉर्मेशन TCP उसके TCP में सेव कर देगा, TCP 1 में, और थ्रेड 2 को जो है वो लोड कर लेगा। थ्रेड 2 कैसे लोड करेगा, उसका TCP 2 लोड कर लेगा। TCP 2 लोड हो जाएगा तो थ्रेड 2 चलना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं से स्टार्ट होगा जहां से छोड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि थ्रेड्स की जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है, इट इज मोर फास्टर देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अमंग द प्रोसेसेस। वजह यही है कि ये लाइब्रेरी क्रिएट करती है, और जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्रोसेस के दरमियान होता है वो कर्नल जो है, कर्नल उसके अंदर जो है इन्वॉल्व होता है। और मैंने आपको बताया जहाँ कर्नल इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पर प्रोसेस जो, वहाँ पर जो है ना चीज़ें स्लो हो जाती है।
तो ये फायदा है थ्रेड्स का कि मतलब इसका इकोनॉमिकली ये ज़्यादा फ्रूटफुल है। फिर स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करें, मल्टी प्रोसेसर्स कैन बी यूटिलाइज बेटर। ठीक है, अगर मोर देन वन सीपीयू है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया मैंने, एक से ज्यादा सीपीयू है, तो उसके अंदर जो है थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन जो ज्यादा तेज होती है, क्योंकि ज़ाहिर है एक थ्रेड, जैसे मैंने पिछले आपको स्लाइड में दिखाया, तो ये एक थ्रेड जो है वो एक सीपीयू चलाएगा। थ्रेड 1 एक सीपीयू चला रहा है, थ्रेड 2 दूसरा सीपीयू चला रहा है, थ्रेड, तो इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी के जो है ना, आपको रियल कंकरेंसी मिलेगी और सारे थ्रेड जो है वो सारे थ्रेड एक जो है एक साथ चल रहे होंगे, और इसको हम कहेंगे ये सोल्यूशन स्केलेबल है। ठीक है, तो ये इसको कह रहे हैं यहाँ पर स्केलेबिलिटी के मल्टी प्रोसेसर जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सकेंगे अगर थ्रेड बनाया। लेकिन अगर आपने थ्रेड नहीं बने हुए, अगर प्रोसेस के अंदर सिंगल थ्रेड ही है, तो जाहिर है मल्टी प्रोसेसर जो जो है उनका लिए उनका काम जो है वो ऐसे ही यूजलेस रहेगा, क्योंकि मल्टी प्रोसेसर एक थ्रेड एक प्रोसेस में एक ही सीपीयू चलाएगा, क्योंकि एक ही थ्रेड है उसमें, अगर मल्टीपल थ्रेड नहीं है तो जाहिर है फिर मल्टी प्रोसेसर की जो एफिशिएंसी है वो हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि मल्टी प्रोसेसर्स की अगर एफिशिएंसी सही तरीके से यूटिलाइज करनी है तो हम थ्रेड्स के जरिए कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स बनाते हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो स्लाइड में? अब आप देखें थ्रेड्स और उसका यूजेज, यहाँ पर बात हो रही है। नीचे दिखाया गया कि ये सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है जिसकी डायग्राम यहाँ पर शो हो रही है, और ये मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। ठीक है, तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस भी है और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस भी है। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस कैसे काम करता है और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस कैसे काम करता है, उसको यहाँ पर विजुअलाइज करके दिखाया गया। तो पहले बात कर लेते हैं सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस की। तो फर्स्ट टाइम सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है, ये चलना स्टार्ट हुआ, ये चला। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लॉक आ गया। ब्लॉक का मतलब क्या है? कोई आयो आ गया, यूजर से कोई चीज मांगी, कीबोर्ड से कोई की एंटर करे, या कोई आयो हार्ड डिस्क से कोई चीज चाहिए, हार्ड डिस्क का वेट कर रहा है, आयो आ गया। ठीक है, आयो के लिए वेट करेगा। अब जब ये वेट करेगा, ये उस वक्त तक रुका रहेगा, प्रोसेस आगे नहीं चलेगा जब तक कि आयो कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही कि आयो इसको मिला, आयो कंप्लीट हुआ, अब ये दोबारा चलना शुरू होगा, क्योंकि सिंगल थ्रेड है ना। सिंगल थ्रेड के अंदर एक ही थ्रेड चलेगा, और जब तक वो, अब दोबारा ब्लॉक आ गया, दोबारा आयो के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, दोबारा आयो के लिए वेट कर रहा है, तो जब तक ये रुका रहेगा, अब इस जब तक ये रुका हुआ है ना, इसका सीपीयू फारिग है, इसका ये कोई भी काम नहीं कर रहा सीपीयू, तो सीपीयू एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहा आईओ के दौरान। जब तक ये यूजर कोई एंटर ना करे कोई वैल्यू, उस वक्त तक जो है वो सीपीयू आइडल है, खाली बैठा है। अभी अब इसको आईओ मिला, इसको आईओ मिला तो फिर ये चला। ठीक है, तो अब जाके जो है ये यहाँ पर आके कंप्लीट हुआ है। अब मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने देखा ये स्लो डाउन कर देता है, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस सीपीयू की एफिशिएंसी को स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि वो फारिग वक्त में कुछ और काम कर नहीं सकता, क्योंकि सिंगल थ्रेड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टी थ्रेडेड की, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, उसमें क्या होता है? मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस स्टार्ट हुआ और इसका भी ब्लॉक आ गया कोई आयो का। अब आयो का ब्लॉक आ गया, अब ये वो देखेगा कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसको मैं चला सकता हूँ जो कि डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। यानी कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शंस है, ऐसा कौन सा थ्रेड है, ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इंडिपेंडेंटली चल सकती हैं, आयो उनके लिए जरूरी नहीं है। तो उस प्रोसेस में वो इंस्ट्रक्शन देखेगा, उसके लिए अलग थ्रेड क्रिएट करेगा और वो थ्रेड चलना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये वेटिंग कर रहा है, वेटिंग टाइम के अंदर इसने अलग थ्रेड चला दिया और काफी हद तक जो है इसने दूसरा प्रोसेस चला लिया, रन इनफ। तो काफी हद तक उसने दूसरा काम कर लिया वेटिंग टाइम के दौरान। जब वो वेट कर रहा था उसी उसी दौरान इसने इसने तो कुछ भी काम नहीं किया था जब तक के एंटर ना हो, लेकिन इसने जो है वो काफी हद तक दूसरा काम कर लिया। और जब यहाँ पर इसने करा, फिर इसको यहाँ तक काम कर लिया, यहाँ पर भी इसको कुछ आयो नजर आया, कोई आयो आ गया, तो उसने तीसरा प्रोसेस रन कर दिया, तीसरा थ्रेड चला दिया। इस थ्रेड के अंदर ये भी थ्रेड इंडिपेंडेंट था, इसने कहा कुछ और काम भी कर लो। अब इसका ब्लॉक आ गया, इसका आयो आ गया, लेकिन इस वक्त जैसे ही इसका ब्लॉक आया, इस वक्त तक इसको आयो मिल गया था, इसको आयो मिल गया था, यूजर ने कुछ एंटर कर दिया जो चाहिए था, वो अब उसको आयो मिल गया, इसका आयो कंप्लीट हो गया।
अब ये चलना शुरू हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ 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 तक चला, फिर ये फिर इसका आयो मिल गया, ये चलना शुरू हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका आयो मिला, ये भी चला। इस तरह से मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस चलते हैं कि इसमें देखो ज्यादा काम हो गया, ठीक है। यानी कि प्रोसेसर की एफिशिएंसी जो है ज्यादा अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज किया गया बाय मींस ऑफ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस। जबकि हमने सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस के केस में देखा था कि वेटिंग टाइम में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से स्लाइड के अंदर विजुलाइज कराया गया है कि बेनिफिट्स जो है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस के ज्यादा हैं, और उसके अंदर ज़ाहिर है सीपीयू अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। तो क्वेश्चन तो नहीं इस स्लाइड में? क्लियर है? तो अब आप देखें स्लाइड के अंदर क्या दिखा है। शाहजेब जाफरी पूछ रहे हैं ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है? ज्यादा एफिशिएंट मल्टी थ्रेडेड होता है, क्योंकि जाहिर है उसमें सीपीयू को ज्यादा, सीपीयू की एफिशिएंसी भी यूटिलाइज हो रही है फारिग, और ज्यादा काम उसके अंदर कंप्लीट हो रहा है। प्रोसेस वन देर में कंप्लीट होगा, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है वो देर में कंप्लीट होगा, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सिंगल थ्रेडेड के अंदर वेटिंग टाइम में सीपीयू कुछ कर नहीं सकता, मल्टी थ्रेडेड में कर सकता है। तो मल्टीपल थ्रेड्स के जरिए वो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को, एक ही प्रोसेस की मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस रन हो जाएंगी, तो जाहिर है वो ज़्यादा फास्टर होगा। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पर जो है वो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का जो है वो एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होता है उसको दिखाया गया है। तो ये थ्रेड जीरो चला, फिर थ्रेड वन बीच में चलना शुरू हुआ, फिर थ्रेड टू बीच में चलना शुरू हुआ, और ये थ्रेड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस तरह चल रहा है। अब ये देखो यहाँ पर ये दिखाया थ्रेड वन तो शुरू से चला, लेकिन थ्रेड टू जो है वो यहाँ चला है इस टाइम स्टैम्प पे, ठीक है। अब यहाँ चला है, ये यहाँ क्यों चला? क्योंकि हो सकता है वो थ्रेड जीरो के कुछ इनपुट आउटपुट हो, या देखो थ्रेड वन यहाँ चला है, थ्रेड वन यहाँ चला है इस टाइम पे, तो आगे पीछे चल रहा है। आगे पीछे क्यों चल रहा है? तो हो सकता है थ्रेड जीरो कोई आउटपुट हो जो थ्रेड वन को चाहिए, या थ्रेड वन का कोई आउटपुट हो जो थ्रेड टू को चाहिए। तो जब वो मिलेगा तभी तो वो चलेगा। यानी डिपेंडेंसी है, अगर डिपेंडेंसी होगी तो जहाँ डिपेंडेंसी जहां तक होगी, ठीक है, यहाँ उसको वैल्यू मिल गई थ्रेड जीरो से, तो थ्रेड वन चलना शुरू हो गया। थ्रेड वन वेट कर रहा था किसी वैल्यू का जो थ्रेड जीरो से मिलेगी, जब वो उसको यहाँ मिली, जब यहाँ मिल गई तो अभी चलना शुरू हो गया थ्रेड वन। और फॉर एग्जाम्पल थ्रेड टू वेट कर रहा था थ्रेड वन से कोई वैल्यू मिले, थ्रेड वन की वैल्यू उसको यहाँ से मिली, ठीक है। जब यहाँ से इसको थ्रेड वन की वैल्यू मिली तो ये अब चलना शुरू हो गया थ्रेड टू, ये देखें ब्लू लाइन में। तो कहना मकसद ये है कि एग्जीक्यूशन आगे पीछे हो सकती है डिपेंडेंसी की वजह से, लेकिन अगर ये तीनों डिपेंडेंट नहीं होते, तीनों शुरू से चलते हैं, थ्रेड जीरो भी शुरू से चलता है, थ्रेड वन भी शुरू से चलता है, थ्रेड टू भी शुरू से चलता है, लेकिन कोई डिपेंडेंसी होगी जिसकी वजह से ये थ्रेड जो है थोड़ी देर में स्टार्ट हुए, लेकिन फिर भी पैरेलल एग्जीक्यूशन की वजह से जाहिर है ज्यादा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी होने के बावजूद भी एफिशिएंसी सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस से बेहतर ही होती है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस की। तो ये सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस को विजुलाइज कराया गया है, यहाँ पर मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस को विजुलाइज कराया गया है, ठीक है। और सिंगल थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग के जो है कॉन्सेप्ट्स को यहाँ डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है इस स्लाइड में, ये सिंगल थ्रेड प्रोसेस है, ठीक है। P1 जो एक सिंगल थ्रेड प्रोसेस है, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है P1। P2 जो है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है, तो P1 का एक ही थ्रेड बना P1.T1, ठीक है, ये एक ही थ्रेड है प्रोसेस P1 का। जबकि P2 के तीन थ्रेड्स नजर आ रहे हैं, P2.T1, P2.T2, P2.T3। तो P2 के मल्टी थ्रेड नजर आ रहे हैं, प्रोसेस एक ही है P2, लेकिन उसके थ्रेड्स मल्टीपल है,
ठीक है। तो जाहिर है इसकी स्केजुलिंग अलग तरीके से होगी, इसकी स्केजुलिंग अलग तरीके से होगी। तो जाहिर है अगर मल्टी थ्रेडेड है, सिंगल सीपीयू है, उसके अंदर मैंने आपको तरीका दिखा दिया था कैसे काम करेगा। और अगर मल्टी प्रोसेसर लगे हुए हैं उसके अंदर भी मैंने आपको तरीका दिखा दिया था कैसे काम करेगा। तो मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर उसको मतलब थोड़ा विजुलाइज कराया गया है कि एक प्रोसेस सिंगल थ्रेडेड भी हो सकता है, मल्टी थ्रेडेड भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये दिखाया गया है कि ये मल्टीपल फंक्शन बने हुए हैं। ये फंक्शन 1 बना हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन 2 बना हुआ है, ये मेन का प्रोग्राम है। मेन के अंदर थ्रेड क्रिएट हो रहा है फंक्शन 1 का, फिर थ्रेड क्रिएट हो रहा है फंक्शन 2 का, फिर थ्रेड क्रिएट हो रहा है फंक्शन 1 का, ठीक है। तो अब ये थ्रेड 1 क्रिएट हो रहा है, ठीक है, थ्रेड 1 क्रिएट हो रहा है। तो जाहिर है सबसे पहले कौन सा थ्रेड क्रिएट होगा? मेन प्रोग्राम का। सबसे पहले तो मेन प्रोग्राम ही चलता है ना, किसी भी लैंग्वेज के अंदर। सी में भी आप लैब में कर रहे हो तो मेन प्रोग्राम में ही से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सी शार्प में भी ऐसे मेन प्रोग्राम से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो थ्रेड चलेगा वो मेन प्रोग्राम का चलेगा। ये देखें यहीं पर इसकी लाइन में दिखाया मेन प्रोग्राम का थ्रेड चला, ठीक है? इसके बाद अब क्या फंक्शन कॉल हो रहा है? फंक्शन 1 क्रिएट हो रहा है। जब फंक्शन 1 जो है वो यहाँ है तो फंक्शन 1 के लिए वो अलग थ्रेड चला देगा। ये थ्रेड 2 बना दिया इसने। कि जब तक ये चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस थी वो चल रही थी, और ये फंक्शन 1 भी आ रहा, तो फंक्शन 1 के लिए इसने अलग थ्रेड बना दिया, तो ये फंक्शन 1 का अलग थ्रेड चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन 1 के अंदर जो थ्रेड था वो चला, ये फंक्शन इसने फंक्शन 1 चला दिया। और उसके बाद ये उसी दौरान जो फंक्शन 2 पे पहुंच गया, और फंक्शन 2 का जो है वो थ्रेड अलग चला देगा, ठीक है। ये थ्रेड 3 होगा जो फंक्शन 2 का चला देगा, और उस दौरान जो है फंक्शन 2 भी चल रहा है, ठीक है। तो मतलब मल्टीपल फंक्शन चल रहे हैं और मल्टीपल थ्रेड 4 भी बना देगा। उस थ्रेड 4 के अंदर क्या होगा? ये तुम्हारा फंक्शन 1 चल रहा है, ये तुम्हारा फंक्शन, इस दौरान ये मल्टीपल अपना अपना काम भी कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग इंस्ट्रक्शन भी चल रही है। और आपने यहाँ देखा कि इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पर 4 थ्रेड्स बन गए और थोड़े थोड़े सारी चीजें चल रही हैं। फंक्शन 1 भी चल रहा है, फंक्शन 2 भी चल रहा है, मेन प्रोग्राम भी चल रहा है, और अलग अलग थ्रेड जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं और फास्टर एग्जीक्यूशन हो रही है। मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट को यहाँ पर विजुअलाइज करा के दिखाया गया। इसी तरीके से होता है अगर आपका कोई कोड लिखते हो आप, ठीक है, सी प्लस प्लस में, सी शार्प में कोई कोड लिखते हो, उसके अंदर 10-12 फंक्शन बना दिए आपने, मल्टीपल क्लासेस है, मल्टीपल फंक्शन है, तो वो ये नहीं करता कि भाई वो प्रोग्राम जो है वो जब शुरू से तो चल रहा है, लेकिन वो मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करके उसको उस प्रोग्राम को जल्दी चलाने की कोशिश करता है। ये कि जब भी जल्दी चलेंगे जब हम खुद से दो थ्रेड जो है वो हमें खुद ही क्रिएट करने पड़ते हैं। प्रोग्रामर खुद ही क्रिएट करता है थ्रेड, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रोग्रामर ने क्रिएट करे ना, थ्रेड डॉट क्रिएट, थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट, थ्रेड अंडरस्कोर। ये जिम्मेदारी प्रोग्रामर की होती है कि वो कितने थ्रेड क्रिएट करता है। इसने एक थ्रेड के जरिए फंक्शन 1 चलाया, दूसरे थ्रेड के जरिए फंक्शन 2 चलाया, ठीक है, फिर अलग फंक्शन के जरिए, अलग थ्रेड के जरिए फिर दोबारा फंक्शन 1 के लिए अलग दूसरा थ्रेड क्रिएट किया। फंक्शन 1 2 मरतबा चला है, फंक्शन 1 2 बार कॉल हुआ है, एक बार यहाँ फंक्शन 1 कॉल हुआ, एक बार यहाँ फंक्शन 1 कॉल हुआ। इसको अलग थ्रेड चला रहा है, इसको अलग थ्रेड चला रहा है, लेकिन थ्रेड खुद ही क्रिएट करवाने पड़ते हैं। ये खुद ब खुद क्रिएट नहीं होंगे, प्रोग्रामर अपने कोड के अंदर खुद ही क्रिएट करवाएगा थ्रेड, तब जाके क्रिएट होता है। और जो थ्रेड के जिम्मे जो काम लगाता है वो काम वो करता है थ्रेड। तो मल्टी थ्रेडेड जो है वो प्रोसेस का ये फायदा है कि आपका प्रोग्राम फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए लायक हो जाता है। देखो यहाँ पर तो एक मिसाल दिखाई है, ये तो इन्होंने एक वो लिखा है ना, शाहजेब ने पूछा है कि थ्रेड क्रिएट के जरिए फंक्शन क्रिएट होती है, ये तो उन्होंने सेंटेक्स लिखा हुआ है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थ्रेड क्रिएट करने का अलग सेंटेक्स होता है। सी प्लस प्लस में अलग है, सी शार्प में अलग है, तो वो सेंटेक्स देखना क्या होगा। जाहिर है वो ऑब्जेक्ट बनता है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था थ्रेड डॉट टी थ्रेड T1 को, जो आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था मैं वर्ड की फाइल में। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि थ्रेड क्रिएट कैसे होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट स्टाइल से क्रिएट होते हैं। और उसके जरिए आपको फिर क्रिएट करने के बाद उसके जिम्मे आप क्या काम लगाते हो, जैसे यहाँ पर इसके जिम्मे काम लगाया फंक्शन 1 को कॉल कर दिया, फिर एक थ्रेड के जरिए फंक्शन 2 को कॉल कर दिया। तो इस तरीके से जो है ना मल्टीपल थ्रेड्स बना के उनके जिम्मे मल्टीपल टास्क लगा सकते हो, फिर वो सारे काम जो है थ्रेड एक साथ मिलकर करेंगे।
लेकिन वो अगेन मैं वो बता रहा हूँ कि ये प्रोग्रामर खुद करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। थ्रेड बनाना काम जिम्मेदारी प्रोग्रामर की है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है कि वो थ्रेड बनाए। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस बनाता है, थ्रेड नहीं बनाता। बात क्लियर हो गई? थ्रेड यूजर क्रिएटेड होता है। कर्नल कर्नल क्रिएटेड जो होते हैं वो प्रोसेस होते हैं, थ्रेड्स नहीं होते। कर्नल को नजर क्या आएगा? कर्नल को तो एक ही प्रोसेस नजर आएगा, ये पूरा चारों थ्रेड जो है ना उसको नजर नहीं आएंगे। कर्नल को ये पूरा जो है ना एक ही प्रोसेस नजर आएगा, P1। वो तो कहेगा मैं P1 चला रहा हूँ कर्नल। अंदर थ्रेड जो है वो, ये तो कर्नल, ये तो यूजर की जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लाइब्रेरी है वो चलाएगी, वो क्रिएट करेगी, उसके जरिए से क्रिएट करवाए जाएंगे प्रोग्राम के अंदर, और फिर वो थ्रेड चलते हैं। तो अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग करनी है तो खुद ही कोडिंग के थ्रू करनी पड़ेगी, खुद से नहीं होगा। आप लोगों ने थ्रेड C# में नहीं पढ़े? थ्रेड तो पढ़ाए जाते हैं मेरे ख्याल में C# में। अगर आपने अ, उसकी लैब C# के अंदर आपने कोर्स पढ़ा हो तो उसका थ्रेड्स पढ़ाए जाते हैं। तो आपने पढ़े ना, शायद बता रहे हैं पढ़े इन्होंने, तो ये देखो C# में आपने थ्रेड्स पढ़े होंगे, तो थ्रेड्स के अंदर आपने थ्रेड क्रिएट कराए होंगे ना, मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करवा के कुछ काम एक साथ करवाए होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी जो है ना ये काम हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग होती है, लिनक्स की कोडिंग सी के अंदर हुई हुई है, उसके अंदर भी थ्रेड्स बना के ऑपरेटिंग सिस्टम के जो जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें थ्रेड्स बना के बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारे काम उससे करवाते हैं ताकि वो एफिशिएंटली ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करे। इस तरह विंडोज के अंदर भी थ्रेड्स हैं। ठीक है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना हुआ है उसके अंदर बैकग्राउंड में बहुत सारे थ्रेड्स हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, हर प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो चल रहा है, जिसकी वजह से हमें फास्टर एग्जीक्यूशन नजर आ रही होती है। और हमें लगता है वाकई में विंडोज बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वरना स्लो, अगर सिंगल थ्रेडेड होता तो विंडोज बहुत स्लो होती, लेकिन विंडोज बहुत फास्टर है क्योंकि मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस यूज हो रहे हैं बैकग्राउंड। तो यहाँ पर वही स्लाइड जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होता है, ठीक है, वो ये प्रोसेस P1 है, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोसेस P1 है, और ये प्रोसेस P2 है, अलग जो दूसरा बॉक्स है ये प्रोसेस P2 है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर एक ही थ्रेड है, सिंगल थ्रेड, लेकिन ये सिंगल थ्रेड प्रोसेस है, लेकिन ये रजिस्टर स्टैक फाइल्स डेटा ये किसका यूज करेगा? इसी प्रोसेस का यूज करेगा, इसी प्रोसेस का यूज करेगा। ठीक है, अलग से एरिया नहीं लेगा। लेकिन जो मल्टी थ्रेड है वो वो भी एरिया ऐसी प्रोसेस का यूज करेगा, लेकिन हर, मैंने आपको बताया हर थ्रेड का अपना स्टैक मेंटेन होगा, अपने रजिस्टर्स मेंटेन होगा। रजिस्टर मतलब क्या था? सीपीयू की स्टेट मेंटेन होगी कि ईएक्स के अंदर क्या वैल्यू है, ईबीएस की, इस थ्रेड के बारे में हर रजिस्टर के अंदर सीपीयू के अंदर क्या क्या वैल्यू पड़ी हुई है वो उसके टीसीबी में, जो मैंने आपको बताया टीसीबी के अंदर मेंटेन होगी। उसको हम थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। तो हर थ्रेड का अपना रजिस्टर की वैल्यू मेंटेन होगी, अपनी स्टैक की वैल्यू मेंटेन होगी। ठीक है, लेकिन वो हर थ्रेड का रजिस्टर और स्टैक अपने अपना मेंटेन होगा उसके टीसीबी में, उसके टीसीबी में। और टीसीबी मेंटेन कौन करेगा? वो लाइब्रेरी मेंटेन करेगी, जो आपको मैंने बताया, कर्नल नहीं करेगा। और ये प्रोसेस का कोड और डेटा और फाइल सारे शेयर करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि सारे आपस में इंटर कम्युनिकेशन करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे वो, चूंकि प्रोसेस का ही डेटा और फाइल यूज कर रहे हैं, तो आपस में थ्रेड कम्युनिकेशन इसी प्रोसेस के जो है डेटा के जरिए कर सकते हैं, अलग से उनको एड्रेस स्पेस की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मल्टी कोर प्रोग्रामिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग चैलेंजेस, और अगली क्लास में इंशाल्लाह थ्रेडिंग का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये है कि नेक्स्ट क्लास में आपका डेडलॉक से क्विज होगा।
उसकी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और उसकी तैयारी कर लीजिएगा। बाकी ये है कि इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा जी, 3:30 हो गए हैं, मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।